BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। एक तारीखी साइंसी तकनीक की दरियाफ्त से पहली मर्तबा एक मफलूज शख्स अपने पैरों पर चलने के काबिल हो सका है। हम जानेंगे कि ये दरियाफ्त जिंदगियां कैसे बदलेगी। जनूबी अफ्रीका के एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को अपनी गर्लफ्रेंड को गैर इरादी कत्ल करने पर 5 बरस की सजा दी गई है। पाकिस्तान में 5 से 16 बरस तक के करोड़ों बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम। वजूहात क्या हैं? दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई और हमारी तवज्जो अपनी प्राइमरी स्टेज पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर भी नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी जीरो है। और इंडिया में हलाल कॉस्मेटिक्स के मुतारुफ कराए जाने के बाद ज्यादा मुसलमान खवातीन फैशन की जानिब राग़िब हो रही हैं। मेडिकल साइंस में एक अहम पेशरफ्त, एक हमले में मफलूज होने वाले शख्स दुनिया के वो पहले मरीज बन गए हैं जो एक नई तकनीक के जरिए किए गए ऑपरेशन के बाद दोबारा चलने लगे हैं। 2010 में डेरिक फेडिका नामी बल्गेरियन बाशिंदे पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में उनका छाती से नीचे का हिस्सा मफलूज होकर रह गया था। उनका ऑपरेशन एक रिसर्च का हिस्सा था जिसे पोलैंड में मकामी और लंदन के साइंसदानों की मदद से किया गया। BBC के प्रोग्राम पैनोरामा को इस तहकीक को फिल्मबंद करने की खुसूसी इजाज़त मिली। नामनिगार फर्गस वॉल्श की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं खालिद करामत। ये कदम गैर मामूली हैं और डेरिक फेडिका का चलना किसी मौजज़े से कम नहीं। इस ऑपरेशन से पहले डेरिक सीने से नीचे मुकम्मल तौर पर मफलूज थे, मगर अब जिस्म के निचले हिस्से में एहसास दोबारा पैदा हो रहा है। सूंघने की हिस्स के लिए इस्तेमाल होने वाले दिमागी सेल्स को जिस्म मुसलसल दोबारा पैदा करता है। डेरिक की स्पाइनल कॉर्ड कट जाने के बाद इसकी बहाली के लिए पोलैंड में साइंसदानों ने इन्हीं दिमागी सेल्स को इस्तेमाल किया। इस तजर्बे के नताज जर्नल ऑफ सेल ट्रांसप्लांटेशन में छपे और इस तजर्बे की रहनुमाई करने वाले बरतानवी साइंसदान हक्का बक्का रह गए। आप तारीख बना रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक आदमी के चांद पर चलने से ज्यादा काबिल सताइश है। हमने एक नया तरीका मुतारिफ करवाया है। इसके मुताबिक न्यूरोफाइबर्स दोबारा पैदा होंगे और उनकी सलाहियतें बहाल होंगी, बशर्ते कि उन्हें मुनासिब मदद दी जाए। मेरे नज़दीक ये वो लम्हा है जिसके बाद मफलूज जिस्म की बहाली मुमकिन हो सकेगी। ये अहम है कि डेरिक का तरीका इलाज दूसरे मरीजों पर भी आजमाया जाए और कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए दिखाया जाए कि मफलूज जिस्म की बहाली मुमकिन है। इस तहकीक के लिए डेविड निकोलस ने 10 लाख पाउंड से ज़्यादा की रकम जमा की है। उनका बेटा डैनियल तैराकी के एक हादसे में अपाहिज हो गया था और वो इस तहकीक को जारी रखने के लिए मज़ीद पैसे जमा करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस तरक्की करे तो इसे मुफ्त दस्तयाब करना होगा। यूनिवर्सिटी से निकलने वाले हर पुरादम साइंसदान के लिए ये मुमकिन बनाना होगा कि वो ये कह सकें कि ये अहम दरियाफ्त है। हम उस दौराहे पर हैं जब पहली बार दिल का ऑपरेशन किया गया था। साइंसदानों का इरादा है कि वो अब 10 और मरीजों का कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल में इलाज करेंगे। फर्गस वॉल्श की रिपोर्ट। ये तजुर्बा और नया तरीक़ा इलाज मेडिकल साइंस में कितनी बड़ी पेशरफ्त है, इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त लाहौर से मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं डॉक्टर कामरान हुसैन, जो लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल में न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर साहब, सरबीन में खुशामदीद। पहले तो यही बताइए कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है इस तरह के केसेस के इलाज के लिए। जिस तरह के आपने पहले मेंशन किया, पैकेज में मेंशन किया कि ये तकरीबन उतनी बड़ी ही एडवांस है जितनी के चांद पे चलना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मैं ये कहूँगा कि 1 स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन इज अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। क्योंकि एक कदम, एक आदमी जो कि फालिज ज़दा है, जो से चल नहीं सकता स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, हराम मर्ज की वजह से, जिसका इससे पहले कोई इलाज मौजूद नहीं था, अगर वो एक कदम भी ले लेता है तो ये एक मेजर स्टेप है, बहुत बड़ी बात है, मेजर स्टेप है। लेकिन अभी ये ट्रीटमेंट जाहिर है अपने इब्तदाई मराहिल में है। आपको क्या लगता है आम आदमी तक इसके फ़वाइद पहुंचने में अभी कितना वक्त लग सकता है? देखिए जी, एक प्रोसेस होती है करने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस में करने के लिए
ये ट्रीटमेंट देने के लिए पहले एनिमल्स पे टेस्ट होते हैं, तो एनिमल्स पे कुछ सक्सेस हुई होगी, उसके बाद फिर एक पहले आदमी पे रेप्लिकेट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि काफ़ी मरीज़ों पे 8, 10, 15, 20 मरीज़ों पे ये रेप्लिकेट हो जाए। इससे ये हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि आया किस किस्म के मरीज़ जो हैं उन्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मसलन जो पेशेंट जिसमें रिकवरी हुई है, जिसने कदम लेने शुरू किए हैं, उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ इंजरी हुई थी, उसमें यह था कि चाकू लगा था और शार्प इंजरी हुई थी स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि कट गया था। जी। बहुत सी इंजरीज जो हैं वो इसलिए होती हैं कि ब्लंट ट्रॉमा होता है। ब्लंट ट्रॉमा मीन्स के कोई फ्रैक्चर की वजह से या किसी और की वजह से स्पाइनल कॉर्ड कुचला जाता है। तो हमने ये देखना होगा कि क्या उन मरीजों में भी ये हो सकता है या नहीं। डॉक्टर कामरान हुसैन लाहौर से हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर जिन खबरों में आप दिलचस्पी ले रहे हैं उनमें BBC अफगान सर्विस की सना साफ़ी की 7 बरस बाद अफगानिस्तान वापसी की आप बीती शामिल है। इसके अलावा साइंसदानों की नई तहकीक जिसमें सेक्स की इब्तिदा के बारे में बताया गया है, बहुत मकबूल है। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। जनूबी अफ्रीका के एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को गुज़श्ता बरस अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प को गैर इरादतन कत्ल करने के जुर्म में 5 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुकदमे के आगाज़ में ही पिस्टोरियस का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड पर यह समझकर गोली चला दी थी कि घर में कोई घुस आया है। तफसील के साथ काशिफ कमर। मिस्टर पिस्टोरियस, प्लीज़ राइज। ऑस्कर पिस्टोरियस के मुकदमे के आखिरी लम्हात जो गुज़िश्ता 7 माह से जनूबी अफ्रीका और दूसरे कई मुल्कों में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। The following is what I consider to be a sentence. Count 1. पहला जुर्म कत्ल खता, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। The sentence imposed is a maximum imprisonment of 5 years. पिस्टोरियस पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गुज़िश्ता साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर 29 साला रीवा स्टीनकैम्प को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। इसके बारे में उनका मौक़िफ़ था कि गोली चलाते वक्त वो ये समझे थे कि घर में कोई घुस आया है। जज का कहना था कि इस्तगासा ये साबित करने में नाकाम रहा कि पिस्टोरियस ने जानबूझकर रीवा को कत्ल किया। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जेल में 8 माह काटने के बाद उन्हें घर में नज़रबंद किए जाने पर नजरसानी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनकी साबिका गर्लफ्रेंड के वालिदैन मुतमईन नजर आए। He could be out after just a year or so. Doesn't matter, he's going to pay something. Do you think justice has been served? Yes. मुकदमे के फैसले को पिस्टोरियस के अहले खाना ने भी कबूल कर लिया है। The court has now handed down judgment. अदालत ने सज़ा का फैसला सुना दिया है और हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं। ऑस्कर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो सब कुछ माशरे को लौटाएगा जो इसने इसे दिया। To pay back to society. अदालत के बाहर जमा लोगों ने ऑस्कर पिस्टोरियस को तानों और खुशी के मिले जुले नारों के साथ रुखसत किया। ये मुकदमा तो ख़त्म हुआ, लेकिन अपने पीछे ऐसे कई सवाल छोड़ गया है जिन पर अब बहस होती रहेगी। काशिफ कमर, BBC न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ किए जाने वाले एक खुफिया स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे में पकड़े जाने वाले पहले शख्स को मुजरिम करार दिया गया है। एक डच चैरिटी की जानिब से किए गए इस ऑपरेशन के जरिए ऐसे 1000 अफराद की तफसीलात हासिल की गईं जिन्होंने एक कंप्यूटर जनरेटेड 10 साला बच्ची को वेब कैम पर जिनसी फेल के बदले पैसे देने की पेशकश की थी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के मुस्तकबिल में होने वाले वेस्ट इंडीज़ के तमाम दौरे मनसूख कर दिए हैं। ये फैसला वेस्ट इंडीज़ की जानिब से इंडिया के दौरे को अधूरा छोड़कर जाने के जवाब में किया गया है। वेस्ट इंडीज़ की टीम और बोर्ड के दरमियान मुआवजे पर तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से वो वापस चले गए थे। काबुल में होने वाले एक धमाके में कम से कम 4 अफगान फौजी हलाक और तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए हैं। वज़ारत दिफा के मुताबिक ये धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया, जिसका निशाना फौज की एक बस थी। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। फ्रेंच तेल कंपनी टोटाल के सरबराह मॉस्को एयरपोर्ट पर एक जहाज के हादसे में हलाक हो गए हैं। उनकी कंपनी का जहाज टेक ऑफ करते हुए रनवे से बर्फ हटाने वाली गाड़ी से टकरा गया था। तहकीकारों का कहना है कि बर्फ हटाने वाली गाड़ी का ड्राइवर नशे की हालत में था।
अगर आप प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा देखना चाहें तो अब हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल अपने फ़ोन पर देखते हैं तो आपके लिए खुसूसी प्लेलिस्ट जिसका नाम BBC उर्दू मोबाइल है भी हमारे सफ़े पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे तालीम से महरूम, लेकिन क्या इसका इल्ज़ाम वालिदैन पर भी आता है? और इंडिया में हलाल कॉस्मेटिक्स का जादू सर चढ़कर क्यों बोल रहा है? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। तालीम की सूरत हाल पर तहकीक और काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम अलिफ ऐलान की ताज़ा रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया गया है कि पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने भी पाकिस्तान को उन ममालिक में शुमार किया है जहाँ 10 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। हमारे साथी अंबर शम्सी ने गुजरांवाला शहर के करीब एक गाँव के एक स्कूल जाकर वो अवामिल जानने चाहे जो बच्चों को स्कूलों से दूर रखते हैं। हुमा को अपनी वालिदा की मजबूरी की वजह से कुर्बानी देनी पड़ी। इम्तिहान में पहला नंबर लिया था। अब हुमा अपना घर संभालती है और बेवा वालिदा घरों में काम करती हैं। मैं तो बस मैं मजदूरी करके बच्चों पेट पाल ली ते स्कूल का जरा मैं नहीं ना पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? पैसे नहीं होंगे मेरे को, बस खर्चा ही मसा पूरा होंगे। कितनी फीस है? 20 रुपये। ये सफाई कर दी है, ये फीस न देती है। मैं कहा बेटा तू सफाई कर दिया कर कोने का। जिला गुजरांवाला के संगोवाला गांव का ये प्राइमरी स्कूल इन बच्चों की तरह हुमा का भी था। पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते और गुर्बत एक वजह है कि स्कूल जाने का ख्वाब टूट जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों का मयार भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस स्कूल की प्रिंसिपल को ये भी नहीं पता कि उनके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। इनका सबसे मेन पॉइंट मसला यही है कि हमारा स्टाफ कम है। स्टाफ पूरा होगा तो बच्चे आएंगे, तादाद बढ़ेगी तो ये स्कूल भी आगे बढ़ेगा। स्कूल की माहाना फीस 20 रुपए है और साथ मुफ्त किताबें भी दी जाती हैं, पर ये काफ़ी नहीं। समाजी कारकुनान कहते हैं कि बच्चों को स्कूलों में भर्ती तो करवा लिया जाता है, पर बच्चे स्कूल में टिकते नहीं। जब हम एक तरफ ये शोर करते हैं कि इनरोलमेंट करो, सारे बच्चों को स्कूल में लेके आओ, दूसरी तरफ हम उनको इस तरह का माहौल देते हैं कि ना सिर्फ बच्चे परेशान हैं बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स भी। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई और हमारी तवज्जो अपनी प्राइमरी स्टेज पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना होने के बराबर भी नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी ज़ीरो है। आरूप स्कूल में ना बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार्ड है और ना सफाई का अमला, तो वो खुद ही झाड़ू देती हैं। अपने स्कूल पर तो फ़ख्र है, लेकिन शायद रियासत उनका साथ नहीं देती। अंबर शम्सी, BBC न्यूज़, ज़िला गुजरांवाला। आइए अब देखते हैं कि इस बारे में आप हमारे फेसबुक के सफ़े पर क्या कह रहे हैं। मोमिना राव बहावलपुर से लिखती हैं, इसकी अहम वजह गुर्बत है क्योंकि गरीब अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते। आगाही में कमी और बढ़ती हुई आबादी भी नाख्वानदगी की वजह है। वाजिद आफरीदी पेशावर से लिखते हैं, तमाम अफसरान एक दूसरे को सब अच्छा है की रिपोर्ट देते हैं जबकि कारकर्दगी सिफर होती है। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अहमद खान लिखते हैं, हमारे वडेरे गरीबों को पढ़ने नहीं देते, जाली डिग्रियों वाले निज़ाम भी ऐसे ही बनाते हैं। आइए अब आपको इंडिया से एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं। वैसे तो हलाल कॉस्मेटिक्स की मार्केट दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है और हलाल मेकअप की खरीदो फरोख्त इस वक्त 5 से 14 अरब डॉलर के दरमियान है। इसमें सालाना 20% तक का इजाफा भी हो रहा है। इंडोनेशिया, पोलैंड और बरतानिया के बाद अब इंडिया में भी हलाल कॉस्मेटिक्स मुतारफ़ करवाई गई हैं। इंडियन रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद से स्वाति बख्शी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के मसरूफ जुहापुरा इलाके में मुसलमान औरतों की दिलचस्पी मेकअप का सामान बेचने वाले एक नए स्टोर में है। सामान परखती खरीदती ये महिलाएं सिर्फ खरीदारी नहीं कर रही हैं, बल्कि गवाह हैं भारत में एक नई शुरुआत की। ईबा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बोलो या सारे लोगों का बोलो, वो एक लाइट बन के आया है जिसमें मतलब
सब यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम आया है हलाल प्रोडक्ट्स, तो इसलिए सेफ़ है, अल्कोहल नहीं है और कोई एनिमल क्रूएल्टी नहीं है इसके प्रोडक्ट्स के अंदर। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसको वियर करने के बाद भी अपनी नमाज और वो कर सकते हैं। ईबा हलाल केयर नाम का ये स्टोर भारत का पहला ऐसा ब्रांड है जिसने मेकअप का हलाल सामान बनाना और बेचना शुरू किया है। मुसलमान औरतों को हलाल सामान मुहैया कराने की इस पहल के जरिए दो बहनों की नज़र है बाजार के उस हिस्से पर जिसे अब तक किसी भारतीय कंपनी ने नहीं छुआ। ये सबके लिए हैं। हलाल इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जो एक ज़िंदगी जीने का तरीका है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। हमारे जो कस्टमर आते हैं वो मुस्लिम्स भी आते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि हलाल प्रोडक्ट्स जब होते हैं कॉस्मेटिक्स तो वो वीगन भी होते हैं, तो दे आर रियली इंटरेस्टेड इन द वीगन एंड वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट एज वेल। लेकिन ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि बाकी खरीदारों में भी दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स का आलमी बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक फिलहाल यह तकरीबन $8 अरब है। मलेशिया, इंडोनेशिया और खलीजी ममालिक में इनकी मांग खासी बढ़ी है। भारत इस बाजार में कदम रखने वाला नया देश है जिसके पास हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले मकामी इदारे हैं। पिग का डायरेक्ट कंजम्पशन एज सच फ्लैश के रूप में या फिर उनसे डिराइव जो भी केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, एमल्सिफायर, फूड एडिटिव्स, जितनी भी चीज़ें आती है वो किसी तरह का हम अलाउ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है कोई भी कार्निवोरस एनिमल और उसमें जो भी बर्ड्स जो कि क्लॉज और बीक यूज़ करके अपना प्रे करती हैं। अहमदाबाद में खुले स्टोर ने मुसलमान महिलाओं को एक मुतबादिल तो दिया है, लेकिन मसला सिर्फ उनके एतमाद का नहीं है। कौमी और आलमी सतह पर हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाला कोई एक मुनज़्ज़म इदारा नहीं है और ना ही इसके यकसां मेयार। स्वाति बख्शी, BBC न्यूज़, गुजरात। ये तो था आज का सैरबीन। कल के सैरबीन में देखिएगा ये मनाजिर जो लगते तो कराची के जैसे ही हैं, लेकिन हैं नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लेगोस के, जहां कूड़े करकट को भी इनाम का जरिया बनाया गया है। तफसील कल शाम 7:30 बजे सैरबीन में आज न्यूज़ और bbcurdu.com पर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @bbc urdu के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।